दोस्तों नमस्कार। फ्यूचर इंडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मेरा विषय लॉकडाउन से संबंधित है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तीसरा लॉकडाउन जो है देश में लागू हो चुका है और लॉकडाउन पर लॉकडाउन की ये संस्कृति देश में कब तक चलेगी। लिहाजा इस बात को आप मान के चलिए कि ये लॉकडाउन अभी आपको पूरा जून भी खींचना पड़ेगा। ये लॉकडाउन में अभी जो है कोई भी आपको राहत की खबर मिलने की उम्मीद नहीं है। देश को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में कुछ एरिया खोल दिए गए हैं, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है ये ग्रीन जोन जो खुला हुआ है इसमें से भी कोरोना के जो है बहुत से मामले अभी खुलकर सामने आएंगे, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि जो ग्रीन जोन है वो भी रेड जोन में घोषित करना पड़े। बहरहाल परिस्थितियाँ ये रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की देश को किस दिशा में लेके जाएंगी, आज हमारा मंथन इसी विषय पर है। और इस मंथन को आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के जरिए देश किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले हम भारत सरकार के विषय में बात करेंगे कि भारत सरकार ने आखिर ये लॉकडाउन जो है क्यों लगाया और इसकी वजह क्या है। कोविड-19 दिसंबर 27 में पहला केस चाइना में आया और उस केस के आने के बाद 3 जनवरी को चाइना में केस की बाढ़ आई और वुहान सिटी से बहुत सारी इसकी रिपोर्ट्स जो है बाहर निकालने की कोशिश वहाँ के पत्रकारों ने और बुद्धिजीवियों ने करी, उन सबको नज़रबंद कर दिया गया और उनको अंदर डाल दिया गया। सबसे पहला लॉकडाउन पूरी दुनिया में चाइना ने ही चालू किया और चाइना ने ही इसको सबसे पहले ख़त्म किया है। आपको ये भी बताते चलें कि चाइना ने लॉकडाउन करने से पहले पूरे विश्व में किसी भी खबर को फैलने नहीं दिया। उसने जर्नलिज्म पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने 20 मार्च से अपने आप को थोड़ा सा, जिस समय कनिका कपूर की लखनऊ में एंट्री हुई और यहाँ पर यह पता चला कि ये कोरोना से ग्रसित है, तो ये पूरा यूपी का एरिया जो है कनिका कपूर की वजह से हिला। बहरहाल जो है तबलीगी जमात ने भी बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया और देश में कोरोना से संबंधित जो भी वायरस या मामले फैले तो उसमें तबलीगी जमात की बहुत बड़ा सहयोग और भूमिका रही है। हम इसमें किसी जमात को बदनाम नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा ऐसा कोई मकसद है, लेकिन हमारे कहने का मकसद ये है कि इनकी वजह से देश को काफ़ी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोरोना तो चलिए एक वैश्विक महामारी के रूप में लोगों को बताया गया, लेकिन ईमानदारी से वैश्विक बीमारी या वैश्विक महामारी नहीं है। ये एक जैविक प्रक्रिया है, ये एक जैविक युद्ध है। विश्व में अपने आप को चाइना ने साबित करने के लिए विश्व गुरु बनाने की एक कोशिश और पहल करी है। ये उसका फार्मूला भर है। उसने ऐसे ऐसे फार्मूले बनाए हैं कि जिसमें से अभी उसने महज एक पहला फार्मूला पूरी दुनिया पे छोड़ा है और उसने इसका प्रोग्राम निर्धारित करने के बाद ये देखा है, उसने करीब 1500 वायरस बनाए हैं। उसने ये पहला प्रोग्राम सेट करने के बाद ये देखना चाहा है कि अब उसके आगे के जो वायरस हैं वो क्या काम करेंगे। अमेरिका को उसने पीछे पछाड़ दिया है। विश्व की अनेक कंट्रीज़ जो इस वायरस से झेल रही हैं वो इसको महामारी के रूप में देख रही हैं। 5 आई जो हमारी कंट्रीज़ हैं, विश्व के 5 ऐसे देश जो सजग निगाहें रखते हैं, बिल्कुल खुफिया निगाहें रखते हैं पूरी दुनिया पे कि क्या पूरी दुनिया में चल रहा और उसके रिपोर्ट पर निर्धारित होकर आगे विश्व के अन्य देश कार्य करते हैं। तो ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात है। ये 15 पन्नों की एक खुफिया रिपोर्ट जो तैयार करी गई है, उस रिपोर्ट में ये जैविक युद्ध घोषित किया गया है और इस युद्ध के जरिए चाइना ने पूरी दुनिया को संदेशा दे दिया है कि आने वाली महाशक्ति के रूप में चाइना को देखा जाए, क्योंकि विश्व में अभी तक कोई भी देश इसका कोई भी इंजेक्शन या कोई भी इसका उपाय अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। मे इट भी पॉसिबल कि चाइना ने इसका उपाय ढूंढा हुआ हो और वो विश्व के सामने ना लाना चाहता हो। बहरहाल इस समय चाइना बिल्कुल खुशहाल स्थिति में है और उसका जो है जीवन यापन और उसके यहाँ कारोबार बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है जैसे वो पहले चल रहा था। अब आते हैं भारत की आर्थिक नीतियों की तरफ। आखिर भारत की रणनीति क्या है, इस विषय पर मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि आर्थिक नीतियों के आधार पर यदि भारत की जो है परिकल्पना की जाए या इसका आकलन किया जाए या आगणन किया जाए तो ये महसूस होता है कि भारत एक फेलियर देश है, अपनी इसकी कोई नीति ही नहीं है। भारत सरकार ने
2014 से प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी ने शासन संभाला है बड़े बड़े वादों के साथ कि हम भारत को विश्व गुरु बना लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं होती है कि उनकी कोई भी नीति इन 6 साल के अंदर सक्सेस हुई हो, सिवाय 2 नीतियों को छोड़कर जो उन्होंने कहा और वो किया। एक मंदिर वहीं बनाएंगे वाला नारा जो उन्होंने घोषणा कर दी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो केस जीत लिया गया। पहली बड़ी उपलब्धि ये रही। दूसरा उनकी बड़ी उपलब्धि मतलब जम्मू कश्मीर का मामला रहा जो उन्होंने अपने पक्ष में उसको किया। ये 2 बड़ी उपलब्धियों के रूप में मैं मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि इसको मानूंगा जो मोदी सरकार ने करी। और बाकी अन्य अगर उपलब्धियों के आधार पर अगर देश का आकलन कर लिया जाए तो अभी तक जो है मोदी सरकार वो फेलियर साबित हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी फेलियर है, बहरहाल फेलियर है। पहली नीति पर हम आ जाते हैं कि देश को चलाने की कोई भी रणनीति मोदी सरकार के पास अपनी नहीं है, निश्चित नहीं है, और मोदी सरकार ये भी नहीं जानती है किन रणनीतियों के तहत हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कारण इसका साफ है कि 7.5% की जीडीपी पर देश की सत्ता हासिल करने वाले मोदी आज 2.5% की जीडीपी पर टिके बैठे हुए हैं। ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। दूसरी बात, गरीब मजदूरों के लिए इनके पास कोई दिशा निर्देशिका नहीं है। आज भी मजदूर कोरोना वायरस के चलते विभिन्न प्रदेशों से पैदल यात्रा करते हुए, साइकिलों पर यात्रा करते हुए या किसी तरीके से गाड़ियों में छिपा कर आते हुए अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में केवल उत्तर प्रदेश में 27 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 5 छोटे बच्चे भी हैं। क्या ये भारत सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है? ये एक बहुत बड़ी सोचने वाला और चिंतनीय विषय है कि ऐसा आखिर क्या है जो हमारी भारत सरकार इन मुद्दों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है। ये हम सबको भी सोचना होगा। 28 करोड़ दिहाड़ी मजदूर बर्बाद हो गए। ये आपको सुनने में आंकड़ा बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन सच्चाई है कि पूरे देश में 28 करोड़ मजदूर जो रोजी रोटी की तलाश में थे या जो रोजी रोटी कमा रहे थे, जो दिल्ली, आगरा, बिहार और अन्य नगरों में काम कर रहे थे, वो अब आज की दिशा में, आज की डेट में वो अपने घरों के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कारण यह है कि वो मकान मालिकों को किराया नहीं दे पा रहे हैं, उनको मकानों से निकाला जा रहा है, सरकार उनका कोई ख्याल नहीं कर रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है, वो उनसे जिस समय साक्षात्कार लिया गया तो उन्होंने बताया कि उनको जो है खाना भरपेट नहीं दिया जा रहा है। और जो भी अगर जो है केजरीवाल सरकार है या बिहार सरकार है या जो भी अन्य जो है सरकारें हैं, ये पेट भरने में असमर्थ हुई हैं और इन्होंने किसी भी मजदूर को ना भरपेट भोजन दिया और ना ही इन्होंने कोई उनकी जो है सुधि ली कि उनका परिवार कैसा है। यहाँ तक कि उनके मोबाइल तक बंद हो गए और उन मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए उन मज़दूरों के पास पैसा नहीं बचा और वो जो है गाए बगाए धक्के खाते हुए किसी न किसी तरीके से अपने अपने घरों को पलायन करने के लिए मजबूर है और वो हो रहे हैं। और अभी आज की डेट में भी वो अपने घरों के लिए आ जा रहे हैं। बहरहाल 28 करोड़ मज़दूर जो डेली दिहाड़ी वाले बोल लीजिए, महीने के वर्कर बोल लीजिए या सालाना एग्रीमेंट के हिसाब से जो काम कर रहे थे, वो सब बर्बाद हो गए। आज की डेट में रघुराम राजन से बात करने पर यह महसूस हुआ कि उन्होंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था लगभग जो है 20 लाख करोड़ की है और 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में इस समय अगर कोरोना के ऊपर, अगर इस पूरी महामारी पर काबू करने के लिए अगर भारत सरकार अगर पूरा प्रयत्न करती है तो लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपया, 10.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को कोरोना से निपटने के लिए लगाना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। रघुराम राजन जी के अनुसार 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 10.5 लाख करोड़ कोरोना से निपटने के लिए इसके उपाय, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। 150 लाख करोड़ की योजना का एक प्रारूप मोदी सरकार ने तैयार किया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर का है और उसमें यह बताया गया कि हम ऐसा करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, हमारी ऐसा रहेगा। और उसके लिए लेकिन अभी कोई बजट नहीं है। बहरहाल देश का जो बजट चल रहा है, यही अगर स्थायित्व में आ जाए
तो बहुत बड़ी बात है। देश में राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 23 करोड़ है। इन 23 करोड़ लोगों को भी राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर राशन की दुकानें बंद हैं। यदि किसी पुलिस वाले को फ़ोन करके कोई मज़दूर या कुछ कहता है कि हमारे यहाँ जो है राशन पहुँचवा दिया जाए, तो कुछ तो जो है कुछ लोगों के घर में पहुँच रहा है, और कुछ जगह हमारे पुलिस के जवान भी असमर्थ हैं, क्योंकि उनको भी समय से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं कि वो देश की जनता को, गरीब जनता को, मज़दूरों को उनके घर तक पहुँचा कर दे पाएँ। कहने का मतलब यह है कि राशन पहुंचाने में हमारी भारत की सरकार या प्रदेश की सरकारें नाकाम साबित हुई हैं और हो रही हैं। देश में 12 करोड़ बच्चे जो सर्व शिक्षा अभियान में आते हैं, जिनको कि स्कूल बस्ता, मिड डे मील और ड्रेस जो कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मुहैया कराएंगे, वो इधर 2020 में बिल्कुल फेलियर साबित हुआ है और उसकी कोई कदर नहीं है। मुंबई, कलकत्ता व अन्य बड़े शहरों में इस समय हालात ये हैं कि जो मज़दूर घरों पे नहीं पहुँचे हैं, उनके परिवार वाले बिलख रहे हैं, और उधर वो मज़दूर बिलख रहे हैं। काम करने वाली औरतें घरों में बिलख रही हैं, कारण उनके पास पैसा नहीं है। और जो संस्थाएं भोजन मुहैया करा रही हैं, वो संस्थाएं स्वयं अपने आप में पीड़ित हैं, क्योंकि वो कहाँ से इतना लाएंगी। आपको मैं ये बताता चलूँ, मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, 1.5 लाख लोगों के लिए डेली गुरुद्वारे में भोजन बनता है और 1.5 लाख लोगों के लिए बच जाए, बांट दिया जाता है। इसी तरीके से दिल्ली में एक इस्कॉन नाम की संस्था है, वो भी काम कर रही है। वो वादा करती है कि हम लोग करीब 2.5 लाख लोगों के लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन इस वादे की पुष्टि हकीकत में नहीं हो पाई। हम लोग इस वादे को 1 लाख का मान के चलते हैं कि लगभग इस्कॉन संस्था भी डेली 1 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार कर रही है। इस तरीके से 2.5 लाख लोगों का भोजन हो गया। और रही बात केजरीवाल की, तो वो ये कह रहा है कि मैं 10 लाख लोगों को भोजन पहुंचा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल झूठ है। लोगों ने ये बताया कि सुबह 3 बजे वो लाइन पर लगते हैं और शाम को 4 बजे तक उन्हें केवल एक थोड़े से चावल, वो भी दलिया टाइप का, बिल्कुल ढीला ढाला खाने के लिए दिया जाता है, जो कि 4 बजे तक मिलते मिलते बिल्कुल ठंडा और लगभग बांस आने लगती है, बदबू आने लगती है, तो फेंक दिया जाता है। तो लिहाजा वो लोग सब गुरुद्वारे पर या इस्कॉन के लंगरों पर